सेंट्रल डॉगमा लाइफ का बेसिक फ्लो है। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है और राइबोसोम पे प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी को स्वागत है बायोलॉजी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आज है हम लेक्चर नंबर 6 ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर। और आज अपन क्या कंप्लीट करने वाले हैं? आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा। आज के सेशन के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल डोग्मा स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, पूरा का पूरा सेंट्रल डोग्मा एंड करवा दूंगा, राइट। यानी कि आज हम सेंट्रल डोग्मा को इतनी चिंदी लेवल से स्टार्ट करेंगे और इतने एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर सेंट्रल डोग्मा से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आ जाए, कितना से कितना बड़ा सवाल आ जाए, आप उसको चुटकियों में हल कर पाएंगे इस सेशन की मदद से। तो इसलिए इस सेशन को बिल्कुल ही वन शॉट देखने की कोशिश करना है। यानी कि आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि जब भी मैं ये सेशन देखूं, जब भी मैं ये लेक्चर देखूं, तो मैं ये जो सेशन होगा उसको एक ही बारी में खत्म करूंगा। तभी आपको ये लेक्चर जो होगा ना बहुत ज्यादा आउटपुट दे पाएगा। अगर आप इस सेशन को बिंज वॉच करते हो, यानी कि आप उसको थोड़ी देर के बाद में 30 मिनट का गैप लेते हो, गैप ले लेकर देखते हो, तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा इस लेक्चर में से। बट अगर आप इस लेक्चर को वन शॉट देखने की कोशिश करते हो, तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, ये लेक्चर आपको 2x रिजल्ट नहीं देगा, 3x भी नहीं देगा, सीधा का सीधा 100x रिजल्ट देगा, जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा या फिर अपने मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी बच्चे ने सेंट्रल डोग्मा के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो क्लियरली ऑन कर देना चाहता हूं। अगर आपने सेंट्रल डोग्मा के बेसिक्स को नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 जाकर देख लेना, वरना आपको इस आज का लेक्चर तो समझ में आएगा ही, बट जिस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए थे वो 3 लेक्चर्स के अंदर, वो आज के सेशन के अंदर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आज के सेशन के अंदर वही बेसिक्स वापस से पढ़ाने जाऊं, बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ द टाइम हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। तो टाइम की बचत करते हुए आज हम क्या करने वाले हैं, बिना किसी तरीके सेंट्रल डोग्मा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमने कुछ पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर देखा ताकि जो हमारा सेंट्रल डोग्मा है उसका दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसलिए हम सेंट्रल डोग्मा को कई बार क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो अब नाम से समझ में आता है प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और वो प्रोसेस कहाँ होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल के अंदर होती है। और इस सेल के अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके सेल के क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी कि इस सेल के अंदर क्या होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। और इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं भाई। क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और इन्हीं जेनेटिक इंस्ट्रक्शन का यूज करके हमारे बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, by using these instructions, by using these genetic instructions, our body cells make प्रोटीन। और इसी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन का यूज करके हमारी बॉडी क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। और इसी प्रोसेस को, इसी एंटायर प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सेंट्रल डोग्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेंट्रल डोग्मा कह देते हैं। यानी कि प्रोटीन बनने की प्रोसेस किसकी मदद से, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन की मदद से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ही हम क्या कह देते हैं, क्या कहते थे भाई, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, प्रोटीन बनने की प्रोसेस है। और वो कैसे होती है, हमारे सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं। और उन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन का यूज करके हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सेंट्रल डोग्मा खत्म हो जाता है। तो सर, जो हमारे बुक के अंदर ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन लिखा है वो क्या फालतू में दिया है? नहीं भाई, देख मेरे, ये जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है ना, ये सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है ये इतनी सी नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, वो सारी की सारी प्रोसेस ना कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि ये जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है ये क्या है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जो कि कंप्लीट होती है, which completes in 3 स्टेप। ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। सोचने वाली बात है भाई कि अगर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
तो इसमें मोर देन वन स्टेप होगी। अगर कोई सिंपल स्टेप होती तो एक स्टेप के अंदर खत्म हो जाता, राइट। जैसे कि हम लोग 1+1 करते हैं, क्या करते हैं 1+1 करते हैं, तो ये क्या आ जाता है डायरेक्टली एक स्टेप के अंदर सॉल्व करके क्या आ जाता है 2 आ जाता है। बट यहीं पर अगर मैं क्या करूं मल्टीप्लिकेशन कर दूं 2 2 4 5 6 7, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और जब ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इससे इसको, इससे इसको, फिर इन सब का होने के बाद में इससे इसको, इससे इसको, फिर इसका होने के बाद में इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको। यानी कि मुझे क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि ये क्या थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन थी। उसी तरीके से ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी सेंट्रल डोग्मा, ये भी क्या है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स के अंदर। कितनी कंप्लीट स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। और ये 3 स्टेप का नाम भी बहुत ज्यादा गजब है। क्या है, पहला तो है ट्रांसक्रिप्शन, पहला क्या है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, राइट। दूसरा क्या है हमारा ट्रांसलेशन, दूसरा क्या है हमारा ट्रांसलेशन है। और तीसरा क्या है हमारा ट्रांसलोकेशन, तीसरा क्या है हमारा ट्रांसलोकेशन है। और इन 3 स्टेप्स के अंदर क्या होती है हमारी सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब देखो, अभी अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आया कि ये जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, तो तुम सीधा बोलोगे सर हमारे बॉडी के सेल के अंदर होती है। और इतना ही अगर तुमको आ गया ना बोर्ड एग्जाम के अंदर कि सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस कहाँ होती है, और तुमने सीधा लिख दिया कि सेल के अंदर होती है, तो तुम्हें डायरेक्टली 1 मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। बस इतना ही करना होगा। क्योंकि ये जो टीचर्स लोगों ने इतना हवा बना करके ना, क्यों हवा बना करके मैं तुम बताऊं, क्योंकि जो हमारे यूट्यूब पर टीचर्स है ना, यूट्यूब पर ले लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले लो, ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें खोल खोल कर नहीं पढ़ाई जाती जो कि मैं पढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आपके टाइम पर था और ये सारी चीजें अगर कोई टीचर मुझे खोल खोल कर पढ़ाता ना, तो आज मैं कहीं और ही लेवल का होगा, राइट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपना एक्सपीरियंस सीखी है, 3 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी कि अगर सेंट्रल डोग्मा कहाँ होता है पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी के सेल के अंदर होती है। अब आपसे पूछा जाए कि बॉडी के सेल के अंदर क्या होता है, तो आपको सीधा बोलना है जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है, जिनका यूज करके हमारी बॉडी क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, या पूरी की पूरी स्टेप कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। और वो कौन सी स्टेप्स है, पहली हमारी ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी हमारी ट्रांसलेशन और तीसरी हमारी ट्रांसलोकेशन। और ये 3 स्टेप्स के अंदर हमारी क्या होती है, सेंट्रल डोग्मा खत्म हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे साइन। क्या करेंगे साइन, क्या करेंगे साइन, बताओ साइन। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने पहली स्टेप सेंट्रल डोग्मा की, विच इज ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी हम सीखेंगे ट्रांसलेशन और तीसरी हम सीखेंगे ट्रांसलोकेशन। बट उससे पहले आपको नोट्स तो बनाने होंगे, तो लिख लो भाई इसको एक बार, फिर उसके बाद मैं इसको रब करता हूं और उसके बाद में आपको ट्रांसलेशन की ओर ले जाता हूं, राइट। इसको एक बार लिख लो। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोगों ने पीछा लिखा हुआ लिख लिया था ना भाई, नहीं लिखा हो तो मैं जब हटाता तो स्क्रीन पॉज करके वहां से लिख लेना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैंने तुमसे बोला कि जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है, अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, जस्ट 2-3 सेकंड पहले मैंने तुमसे बोला कि जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है भैया वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, which completes in जो कि कंप्लीट होती है कितने स्टेप्स के अंदर, कमेंट के अंदर लिख दो कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स के अंदर, कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स, which completes in 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। और वापस से मैं बोलूंगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 2022 के अंदर सवाल आया था कि ये जो सेंट्रल डोग्मा है ये कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हुआ था। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया था बताओ, 2 मार्क्स के लिए आया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना था 3 स्टेप्स के अंदर। इसलिए मैं आपको बार बार से बोल रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। ये बात क्लियर। कौन सी होती है सर, पहली होती है सर हमारी, पहली होती है हमारी ट्रांसक्रिप्शन। पहली क्या होती है हमारी, ट्रांसक्रिप्शन होती है। दूसरी क्या होती है हमारी, ट्रांसलेशन होती है। दूसरी क्या होती है हमारी, ट्रांसलेशन होती है। और तीसरी क्या होती है हमारी, ट्रांसलोकेशन होती है, ट्रांसलोकेशन होती है। यानी कि हमारे प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होगी, कौन सी होगी, जो सेंट्रल डोग्मा की जो प्रोसेस होगी वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगी। पहली स्टेप कौन सी होगी, पहली स्टेप होगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन की।
दूसरी कौन सी होगी ट्रांसलेशन की, और तीसरी कौन सी होगी ट्रांसलोकेशन की। अब ये जो सीक्वेंस है, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लिखते हो पहली प्रोसेस ट्रांसलोकेशन है तो वहीं पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। या फिर अगर आप लिखते हो कि दूसरी प्रोसेस जो है वो क्या है आपकी ट्रांसलेशन है, तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि इधर से भी देखा जाए तो ये बीच में ही आती है, दूसरी प्रोसेस आती है, और इधर से भी देखा जाए तो ये भी क्या है दूसरी प्रोसेस है। बट अगर आप गलती से ट्रांसलेशन को नंबर 1 कर देते हो तो वहां पर आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, यानी कि आपके मार्क्स वहीं पर कट जाएंगे। अब आप बोलोगे सर आप तो हमें बोर्ड का ज्ञान दे रहे हो। यस, क्योंकि देखो ये सेंट्रल डोमा की प्रोसेस है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हर साल पूछी जाती है। क्या होती है? हर साल आपको पूछी जाती है, और ये मेरा काम बनता है कि मैं आपको हर एक चीज को बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तोड़ फोड़ कर दिखाऊं, क्योंकि पायलट एजुकेशन का एक ही फंडा है कि बच्चे को हमको क्या बोल सकते हो सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना है, हमें बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी करना है और उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को मजबूत करवाते हुए चलना है। तो एक बात ध्यान में रखना, वापस से बोलूंगा, पहली स्टेप जो आपके सेंट्रल डोमा की होती है वो कौन की होती है? आपकी ट्रांसक्रिप्शन की होती है। दूसरी स्टेप कौन सी होती है? आपकी ट्रांसलेशन की होती है। और तीसरी स्टेप होती है आपकी ट्रांसलोकेशन की। अब कुछ बच्चों को क्या होगा, लेशन और लोकेशन के अंदर दिक्कत होती है। क्या होती है? लेशन और लोकेशन के अंदर दिक्कत होती है। बच्चे को पहली स्टेप याद रहती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, बट जब बच्चा तो जब जब बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होती है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को लेकर दिक्कत होती है। तो आज के इस लेक्चर को देखने के बाद में तुम्हें उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जब मैं आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको सारी की सारी चीजें याद ही हो जाएंगी, यानी कि आपको इस चैप्टर इस लेक्चर के अंदर 90% चीजें सेंट्रल डोमा की पूरी क्या बोल सकते हो याद हो जाएगी। बस 10% ऐसी चीजें होगी जो आपको रिवाइज करके याद होगी, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, ये जो सेंट्रल डोमा की प्रोसेस है वो क्या है, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। पहली होती है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी होती है ट्रांसलेशन, और तीसरी क्या होती है, ट्रांसलोकेशन होती है। तो अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ये जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये कहाँ होती है? ये ऑकर होती है, ऑकर इन न्यूक्लियस। कहाँ होती है? आपके न्यूक्लियस के अंदर होती है। कहाँ होती है? आपके न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, न्यूक्लियस होता कहाँ है? तो सिंपल चीज है सर, ये हमारी बॉडी का सेल है, ये हमारी बॉडी का सेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होता है सर, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। क्या जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रोसेस क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन की? ये कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब आप बोलोगे सर ये न्यूक्लियस के अंदर होती क्यों है? क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, इसके अंदर होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो अपना डीएनए होता है, ये जो अपना डीएनए होता है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है, डीएनए के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स है, डीएनए के अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये सॉरी जो डीएनए के अंदर जो हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डीएनए के अंदर जो हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉपीड इनटू एमआरएनए। एमआरएनए के अंदर एमआरएनए के ऊपर रूप में क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। इसका मतलब एक बात ध्यान सुनना, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है डीएनए? क्या है? वन सेकंड, डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर क्या होंगे, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस भी होंगे। तो ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस है ना, ये क्या होते हैं, कॉपी होते हैं एमआरएनए के ऊपर। क्या होते हैं? कॉपी होते हैं एमआरएनए के ऊपर। किस प्रोसेस के अंदर? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर। अब इसको समझने के लिए इस नाम को तोड़ो। इतनी बात अगर तुम्हें क्लियर है तो अब इन चीजों को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान सुनना, ये क्या है आपका ट्रांस, ये क्या है आपका ट्रांस है, और ये क्या है आपका स्क्रिप्शन। क्या है आपका? स्क्रिप्शन है। क्या है? स्क्रिप्शन। अगर इन दोनों को मिला दूं, ट्रांस और स्क्रिप्शन को, तो मेरा क्या बन जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बन जाता है, राइट। अगर हम इस वर्ड को तोड़ दें तो हमें 2 वर्ड मिलते हैं, पहला मिलता है ट्रांस और दूसरा मिलता है स्क्रिप्शन। अब हम सभी को पता है ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और स्क्रिप्शन का मतलब, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्क्रिप्शन आता है, एक स्क्रिप्शन आता है। हम लोग पढ़ते हैं कि जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे। क्या बनाते थे? मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, कुछ स्क्रिप्शंस लिखते थे। तो स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, रिटन मैसेज। क्या होता है स्क्रिप्शन का मतलब? रिटन मैसेज। रिटन मैसेज होता है। रिटन का क्या मतलब होता है, स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, रिटन मैसेज होता है। मैसेज, मैसेज की स्पेलिंग बताओ भाई, मुझे नहीं आता।
मैसेज, यही होगी भाई। मैसेज की स्पेलिंग में होता, व्हाट्सएप छेड़ता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, रिटर्न मैसेज होता है, और ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा रिटर्न मैसेज का। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा रिटर्न मैसेज का। अब ये रिटर्न मैसेज कहाँ है, हमारा जो रिटर्न मैसेज है वो किस फॉर्म में है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में है। कहाँ है ये जो रिटर्न मैसेज है, ये कौन किस फॉर्म में है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में है, राइट। और ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कहाँ है, डीएनए के अंदर है। ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कहाँ है, हमारे डीएनए के अंदर है, जो कि क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर होते हैं। अब ट्रांसफर करना है, अगर मुझे क्या करना है, किसी चीज को ट्रांसफर करना है, तो मेरे पास दो चीज होते हैं। अगर मुझे क्या करना है, सपोज ध्यान से देखो, समझो इस बात को समझना, ठीक है। इसको बस एक बार अज्यूम करो, ये क्या है, मेरे पास एक बुक है। ये क्या है, एक बुक है जिसको मैंने क्या किया है, पेड बुक बना दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, पेड बुक बोलो या फिर क्या बोल सकते हो, बहुत ज्यादा महंगी किताब बना दी। क्या करके, इस बुक को मैंने बहुत ज्यादा महंगी किताब कर दी है, तो इस बुक को कुछ ही लोग एक्सेस कर पाएंगे। इस बुक को क्या करेंगे, कुछ ही लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो अब इस बुक को कुछ समय के लिए क्या समझ लो तुम, डीएनए समझ लो। अब मुझे क्या करना है, पूरे मतलब कि कुछ जनता होगी जिनको इस बुक की जरूरत होगी, और वो लोग इस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चालाक लोग क्या करेंगे, इस बुक की क्या करेंगे, बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे। इस बुक की क्या करेंगे, बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब ध्यान सुनना, ये जो बुक है ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लॉकर के अंदर रखी हुई है, और इस सिक्योरिटी लॉकर से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस बुक का क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं और बाहर लेके जाते हैं रूम से। अगर इतनी बात क्लियर है ना, तो अब वापस से देखो, डीएनए क्या है, एक ओरिजिनल बुक है जो कि इस रूम के बाहर नहीं जा सकती। अब इस ओरिजिनल बुक को तो मैं बाहर नहीं ले जा सकता, बट मुझ में दिमाग है। अगर मुझ में दिमाग है तो मैं क्या करूंगा, इस ओरिजिनल बुक की क्या करूंगा, एक कॉपी बनाऊंगा, और इस ओरिजिनल बुक की कॉपी को अपने जेब के अंदर भरूंगा और इस रूम से बाहर निकल जाऊंगा। तो वही सेम चीज होती है कि हमारा जो डीएनए होता है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता। क्या होता है, जो डीएनए होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और इन जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस का काम क्या होता है, हमारे ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट का काम करते हैं प्रोटीन बनाने के। यानी कि जो प्रोटीन बनाने की प्रोसेस होती है उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट कहाँ होता है, हमारे डीएनए के पास में होता है, राइट। तो ये जो डीएनए है ये तो बाहर नहीं आ सकता, ये जो डीएनए है ये तो बाहर नहीं आ सकता, यानी कि ये जो डीएनए है न्यूक्लियस से चल के साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता। इसलिए क्या होता है, ये जो डीएनए का जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है ये कॉपी होता है एमआरएनए के अंदर, और ये जो एमआरएनए है ये कहाँ आ जाता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। इतनी बात क्लियर। बस इतनी सी चीज होती है हमारे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। समझा इतनी बात समझा। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाने वाला हूँ, अभी मैं इसको और डिटेल में आगे जाकर समझाऊंगा। बस इतनी चीजें क्लियर रखो। अगर तुम्हें दिमाग के अंदर कुछ भी क्लटर हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बस इसको खत्म करने दो, सारी की सारी चीजें क्या बोल सकते हो, समझ में आएगी। देखो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। यह क्या लिखा है भाई, ट्रांसलेशन लिखा है। अब ट्रांसलेशन का मीनिंग हम सभी को पता है। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज कन्वर्ट करना। लैंग्वेज कन्वर्ट करना क्या होता है, लैंग्वेज कन्वर्ट करना होता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज कन्वर्ट करना होता है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, अगर हमारे दोस्त ने, हमको उतनी अंग्रेजी नहीं आती बाबू, देख अब आप मेरे जैसे, अगर आप मेरे जैसे लड़के हो तो हमरा के तो अंग्रेजी आवत ही नहीं है, तो हमारी गर्लफ्रेंड क्या बोली, बाबू आई लव यू बोली। हमारी बाबू क्या बोली, आई लव यू बोली। अब वो हमको समझा ही नहीं भाई, उन्होंने क्या बोली, हमको आई लव यू बोली और हमको वो समझा ही नहीं, अंग्रेजी में लिख के भेजी गई। तो हम गए गूगल बाबा के पास में और उसको बोले आई लव यू को ट्रांसलेट करो हिंदी में। क्या बोले, ट्रांसलेट करो हिंदी में। तो उसने क्या किया, जो अंग्रेजी शब्द था आई लव यू उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हिंदी में। और ऊ का बोला, वो लड़की कहत है तोरा से, वो तोरा से प्यार करत थी। तो उसने क्या किया, गूगल ने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया उस लैंग्वेज को, इसको ट्रांसलेट कर दिया उस लैंग्वेज को। तो ये जो रिटर्न मैसेज जो होता है डीएनए का कॉपी हुआ एमआरएनए के ऊपर, यानी कि जो रिटर्न मैसेज जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर। इतनी बात क्लियर। ध्यान सुनना, ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, ये जो एमआरएनए के ऊपर जो क्या बोल सकते हो रिटर्न मैसेज आता है कॉपी हुआ, राइट, कॉपी ओके, जो एमआरएनए के ऊपर रिटर्न मैसेज आता है उसको क्या करते हैं हम ट्रांसलेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये बात क्लियर।
इतनी ही बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये कहाँ होती है, ये होती है ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ होती है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कहाँ होती है ये प्रोसेस, कहाँ होती है ट्रांसलेशन की, ये कहाँ होती है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। और ये राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, जहां पर हमारा एक्चुअल प्रोटीन बनता है। क्या होता है, जहां पर हमारा एक्चुअल प्रोटीन बनता है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो एमआरएनए है ना, ये जो एमआरएनए है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ आता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। और साइटोप्लाज्म से कहाँ जाता है, हमारे एक ऑर्गेनेली के अंदर घुस जाता है, जहां पर हमारा राइबोसोम होता है। और इस राइबोसोम के अंदर क्या होता है, हमारे प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है, क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ये बात क्लियर, क्लियर समझी क्या भाई, समझा क्या? नहीं समझाओ तो टेंशन मत लो, आगे और अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी जिस तरीके से समझा रहा हूँ उस तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर तुमको इतनी सी भी बात अगर समझ में आ रही हो ना, तो एक बार मुझे कमेंट में बता दो कि सर समझ में आ रहा है। क्योंकि इस सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 3 टेक्स लिए, ठीक है। इस सेशन को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगा, ठीक है, पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि ये लेक्चर उस लेवल की इंटेंसिटी से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसीलिए मैंने बार बार टेक किया और वापस से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, ठीक है। इस तरीके से मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर, क्लियर सर। क्या देखा अभी तक हमने, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, कॉपी होता है एमआरएनए के ऊपर, ठीक है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, ये जो एमआरएनए के अंदर जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कॉपी हुए होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, दूसरी लैंग्वेज के अंदर। और उस लैंग्वेज को पढ़कर हमारा जो राइबोसोम होता है, यानी जो हमारी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, वो क्या करती है, हमारा प्रोटीन बनाती है। इतनी बात क्लियर, क्लियर। ये ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, इसको अगर सिंपली बोलना चाहते तो ये होती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑकर इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। और इस ट्रांसलोकेशन का सीधी पूरी 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 स्टेप लिखो तो ये होती है राइबोसोम का मूवमेंट, राइबोसोम का मूवमेंट, राइबोसोम का मूवमेंट। राइबोसोम के मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है इसके बारे में आगे जाके डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले एक बार वापस से मैं आपको समझाता हूँ। जिस बच्चे को भी अभी कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो सुनो, अब अच्छे से ध्यान से सुनो, जितनी खिचड़ी बननी है तुम्हारे दिमाग के अंदर उसको पूरा क्लियर करो। देखो, ट्रांसक्रिप्शन क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन 2 वर्ड के अंदर तोड़ देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, रिटर्न मैसेज, ठीक है। अब रिटर्न मैसेज कहाँ है, हमारे डीएनए के अंदर। डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर क्या है, हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है ये क्या है, हमारे प्रोटीन बनने का ब्लूप्रिंट है। क्या है, प्रोटीन बनने का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब ये ब्लूप्रिंट जो है इसको मैं इस रूम के बाहर नहीं ले जा सकता। ये जो ब्लूप्रिंट है इसको मैं इस रूम के बाहर नहीं ले जा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बना लेता हूँ। इस ब्लूप्रिंट की मैं क्या कर लेता हूँ, एक कॉपी बना लेता हूँ। और उस ब्लूप्रिंट की कॉपी को मैं नाम देता हूँ एमआरएनए। क्या नाम दे देता हूँ, एमआरएनए नाम दे देता हूँ। अब एक बात क्लियर हो जाती है कि इस रूम के अंदर जो लैंग्वेज यूज होगी, अब इस रूम के अंदर जो, हालांकि कोई भी चीज अभी क्या है, ध्यान सुनना, ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, हाई लेवल की लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जो कॉपी हमने बनाई है तो उसको समझना भी तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो क्या होता है, इसके बाद क्या होती है, दूसरी प्रोसेस होती है। कहाँ होती है वो, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। कहाँ होती है, हमारे साइटोप्लाज्म के राइबोसोम के अंदर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हमने कॉपी की थी कहाँ से, डीएनए के ऊपर से, वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है और सिंपल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हमारा राइबोसोम क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, क्योंकि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, तो उस क्या बोल सकते हो, ब्लूप्रिंट को रीड करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इसके बाद क्लियर, क्लियर, ठीक है। ट्रांसलोकेशन को अलग छोड़ दो। ट्रांसलोकेशन क्या है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रोडोमा, ये भी तीसरी स्टेप होती है। बट ऐसा लगता है कि ये तीनों स्टेप अलग अलग है, ये दोनों रिलेटेड लगती है बट ये अलग लगती है, बट ये अलग नहीं है, तीनों के स्टेप कनेक्टेड है। कैसे मैं आगे जाकर बताऊंगा, बट इतना ध्यान रखना कि राइबोसोम के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इतनी बात क्लियर हो गई, वो क्लियर हो गई हो तो प्लीज कमेंट में बताओ मुझे कि सर इतनी बात क्लियर हो गई है, तब मैं आगे जाके आगे बढ़ता हूँ। बताओ भाई, जल्दी बताओ, बट उससे पहले लिख लो इसको।
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा आपका फोकस मुझे चाहिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको एनिमेशन से समझोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि बट जो आप एनिमेशन सीखोगे वो तो सीखोगे ही, इसके बाद में उसका पार्ट लगा दूंगा। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको जो अभी मैं बोर्ड पर बताने वाला हूँ वो आपको किसी भी टीचर से सुनने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेवल पढ़ने के बाद ही पता चलेगी, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ध्यान सुनना। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो डीएनए का जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपी होते हैं एमआरएनए के ऊपर। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट देखा था। क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कॉपी होते हैं कहां पर, हमारे एमआरएनए के ऊपर कॉपी होते हैं। अब ये जो पूरी की पूरी कॉपी होने की प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स के अंदर। कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स के अंदर होती है। पहली होती है आपकी इनिशिएशन, दूसरी होती है आपकी इलोंगेशन और तीसरी होती है आपकी टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स के अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है। इतनी बात क्लियर, ये आपके बुक के अंदर नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके बुक को अंदर नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा एडवांस जानना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन समझना है तो। और मेरी बात ध्यान समझना, इस जो आपके बुक के अंदर नहीं लिखा है ना, वहां से भी सवाल पूछ लेता बोर्ड वाले, राइट। क्योंकि आपके बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ज्यादा कंसाइज वे में है, और एक टीचर का काम होता है उसको खोलने का, तो हमने उसको खोल दिया है, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे कि बोला ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, 3 स्टेप्स के अंदर होती है। पहली इनिशिएशन, दूसरी इलोंगेशन और तीसरी टर्मिनेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं इनिशिएशन के अंदर क्या होता है। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एक क्या होता है, एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज नाम का। वो क्या होता है, बाइंड होता है। क्या होता है, बाइंड होता है किसके ऊपर, हमारे डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है, डीएनए के ऊपर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाकर क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, जाकर बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद में ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है, हमारे जो डीएनए के ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको क्या करता है, खोल देता है। क्या करता है, खोल देता है। अब ये होता कैसे है, इसको यहाँ पर देखो। ये क्या है, एक आरएनए पॉलीमरेज है, और ये क्या है, अपना डीएनए। ये क्या है, अपना आरएनए पॉलीमरेज है, और ये क्या है, अपना डीएनए। अब डीएनए के ऊपर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो तुम समझ के चलो यहाँ पर क्या है, ये डीएनए के अंदर यहाँ पर क्या है, अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अपना जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, एक तरीके का एंजाइम होता है। वो क्या करता है, इस सीक्वेंस को पहले ढूंढता है डीएनए के ऊपर, और फिर जब उसे सीक्वेंस मिल जाता है वहां पर जाकर ये क्या करता है, चिपक जाता है। वहां पर जाकर क्या करता है, ये चिपक जाता है। फिर चिपकने के बाद में क्या करता है, यानी कि बाइंड हो जाता है। फिर चिपकने के बाद में क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये हमारे डीएनए के जो ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे डीएनए के जो ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको क्या करता है, ऐसा खोल देता है। ऐसा क्या कर देता है, खोल देता है। ऐसा क्या कर देता है, खोल देता है। ऐसा खोल देता है। तो इतनी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन करते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, इनिशिएशन के अंदर होती है। फिर हम देखते हैं इलोंगेशन को। इलोंगेशन में क्या होता है, ये क्या होती है, एक्चुअली कॉपिंग स्टेप होती है। क्या होती है, कॉपी की स्टेप होती है। इसमें क्या होता है, अपना जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या करता है, रीड करता है। क्या करता है, रीड करता है, और मैच करता है फ्री फ्लोटिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को टू बिल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड। अभी देखो, समझो अब इसका। देखो, आरएनए पॉलीमरेज चिपका डीएनए के ऊपर, उसने उसको खोला। क्या किया, डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज चिपका और उसने उसको बीच से खोला। तो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वहां पर क्या था, अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस था जिसको अपने आरएनए पॉलीमरेज ने रीड किया, ठीक है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, ये जो फ्री फ्लोटिंग आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, किसके न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिससे कि हमारा क्या बनता है, आरएनए बनता है, जो कि मैंने आपके बेसिक के लेक्चर के अंदर बताया था, बेसिक्स के लेक्चर के अंदर बताया था। ये जो आरएनए के फ्री फ्लोटिंग क्या होते हैं, अपने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको क्या करता है, सीक्वेंसली क्या करता है, बिल्ड करता है। क्या करता है, मैच करता है किसके साथ में, ये जो सुनो, डीएनए के ऊपर क्या है, यहाँ पर मैच करने का, सुनो, डीएनए के ऊपर क्या है, यहाँ पर ए है, डीएनए के ऊपर क्या है, यहाँ पर ए है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में अपना जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो साइटोप्लाज्म से क्या लाता है, अपना आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लगाता है, यू लगाता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लगाता है, यू लगाता है, ठीक है। फिर टी के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लगाता है, ए लगाता है, और जी के कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लगाता है, सी लगाता है। और इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को जोड़ते जोड़ते, कॉम्प्लीमेंट्री
पेयर्स बनाते बनाते न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस को जोड़ते जोड़ते क्या बनाता है, वो फाइनली एमआरएनए की स्ट्रैंड बना देता है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? नहीं हुई? पता है मुझे नहीं समझा होगा तुमने, कि मैंने उस लेवल समझा ही नहीं। सुनो अब भाई, ध्यान से सुनो। आरएनए पॉलीमरेज था, वो क्या हुआ, डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर जाकर चिपक गया। क्या हुआ, डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर जाकर चिपक गया। चिपक गया सर, चिपक गया सर, चिपक गया, बहुत अच्छी चिपक। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, डीएनए को बीच से फाड़ देता है। ठीक है, अब जब बीच से फाड़ता है तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, पहला स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। अब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, दोनों में से कोई एक ही स्ट्रैंड यूज होती है। क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन में, क्या होता है, एक तो ये वाली स्ट्रैंड यूज होगी या फिर ये वाली स्ट्रैंड होगी। ठीक है, यूज होगी इसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये वाली स्ट्रैंड यूज करते हैं, और इसको हम जिस स्ट्रैंड को हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, अब जब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को हमारा आरएनए पॉलीमरेज डिटेक्ट करता है, क्या करता है, जब हम इस आरएनए जो अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको अपना जब आरएनए पॉलीमरेज डिटेक्ट करता है, तब डिटेक्ट करने के बाद में अपना आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसको रीड करता है। क्या करता है, रीड करता है। फिर रीड करने के बाद में उसको क्या बनाना है, उसकी कॉपी बनाना है। क्या बनाना है, आरएनए पॉलीमरेज को क्या बनाना है, अपना फाइनल गोल क्या है, अपने को एमआरएनए बनाना है। क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है, यानी कि डीएनए के जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है उसकी क्या बनानी है, अपने को कॉपी बनानी। तो कॉपी बनाने के लिए अपना जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस है उसकी क्या बना देता है, एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। अब डुप्लीकेट कॉपी अगर हम बनाते हैं तो वो ओरिजिनल से क्या होती है, डिफरेंट होती है। जब हम डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं तो वो ओरिजिनल से क्या होती है, थोड़ी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जब हम डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने में कुछ एरर्स भी होते हैं। ठीक है, तो एरर्स तो नहीं होते। ठीक है, तो क्या होता है, अपना जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, अपने जो न्यूक्लियस के अंदर या फिर बोल लो साइटोप्लाज्म के अंदर, ये फ्री फ्लोटिंग क्या होते हैं, कुछ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिससे आगे जाकर क्या बनता है, अपना आरएनए बनता है। अपन ने लेक्चर नंबर 5 के अंदर देखा था। ठीक है, तो ये जो क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये वन बाय वन क्या होते हैं, मैच होते जाते हैं किसके साथ में, अपने जो डीएनए के ऊपर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, अपने जो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स है उनसे क्या होते हैं, मैच हो जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। चारगाफ का रूल, चारगाफ का रूल याद आया तुम्हें, याद आया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं। ए के साथ कौन बनाएगा, यू बनाएगा। ठीक है, ए के साथ कौन बनाएगा, यू बनाएगा। क्यों बनाएगा, ए के साथ यू क्यों बनाएगा, टी क्यों नहीं बनाएगा सर, क्योंकि भाई हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। तो एमआरएनए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। और हमने देखा था कि आरएनए के अंदर थाइमीन यूज नहीं होता है, ओनली यूरासिल यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए के साथ में कौन बनाएगा पेयर, यू बनाता है, फिर टी के साथ में ए बनाता है और जी के साथ में सी बनाता है, और ऐसे कंटिन्यू क्या होता है, बनते जाती है प्रोसेस। फिर क्या होता है, एट द एंड क्या होता है, ध्यान से सुनना, टर्मिनेशन की प्रोसेस आती है। तो ये जब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एक टर्मिनेटर पॉइंट होता है, हमारे टर्मिनेटर रीजन होता है हमारे डीएनए के अंदर। ठीक है, जब वहां पर अपना जो आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाता है, टर्मिनेशन पॉइंट पे जब पहुंच जाता है, तो क्या होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी की पूरी स्टॉप हो जाती है और आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ से निकल जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी निकल जाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज भी निकल जाता है और एमआरएनए भी निकल जाते हैं, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है निकलने से पहले अपने डीएनए स्ट्रैंड को क्लोज कर देता है। ठीक है, बस क्लियर? ठीक है, बस इतनी सीधी आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। बट फिर भी मैं इसको वंस अगेन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट उससे पहले ये जो लिखवाया हूं मैंने इतनी बड़ी महापुराण, इसको एक काम करता हूँ, इसको एक बार लिख लो। ये सिर्फ तुम्हारे नोट्स लिखने के लिए लिखवाया हूं मैंने। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको जब लिखने को बोला जाता है तो बुक के अंदर, आपके गाइड के अंदर तो आपको इतना सारी पोथी दी जाती है, और वो पोथी को समझना इजी नहीं होता। उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, इतना टाइम आपका इसके लिए कंज्यूम हुआ है कि मैंने इसको लिखा हुआ। ठीक है, हालांकि मैं इसको ऐसे ही हाथ से ड्रॉ करके समझा सकता हूँ। ठीक है, लिखो भाई इसको, फिर मैं आपको वापस से इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ। आज का अपना गोल ये भाई कि अगर आपने सेंट्रल डोगमा स्टार्ट किए हैं तो चाहे 2 घंटे लगे या फिर 3 घंटे लगे, इसको साले को खत्म करना। ठीक है, मैं थोड़ा रफ बोल रहा हूँ आज, क्योंकि आज मैंने देखी थी भाई वेब सीरीज। आज अपन ने क्या देखी थी भाई, वेब सीरीज देखी थी। कौन सी देखी थी सर, बाल विकास विद्यालय देखी थी। ठीक है, बाल विकास विद्यालय देखी थी। तो उसमें थोड़ा निकल जाता है मुंह से बच्चों की गाली से। तो अपन भी एक बच्चे है तो अपने भी मुंह से गाली निकलती है थोड़ी बहुत। ठीक है, लिख लो इसके उसके बाद में ड्रॉ करके समझाता हूँ। चलो अब आगे बढ़े, लिख लिया हो, स्क्रीन पॉज करके लिखने में भाई। ठीक है,
अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ, अब तुमको अच्छे से समझाता हूँ मैं, अब तुमको समझाता हूँ मैं, समझाता हूँ मैं, समझाता हूँ मैं। देखो 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 मेरे बच्चा, थोड़ा बिहारी बाबू लगा दे। अरे दादा देखना रे, देखो बाबू, ये कहा है सर, आरएनए पॉलीमरेज जैसा, आरएनए पॉलीमरेज जैसा, पॉलीमरेज जैसा क्या है, मरीज है सर। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है सर। अब आपके अंदर एक कीड़ा काटेगा सर कि हमको ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है समझना होता है। अब जब मैं क्लास 10 के अंदर था ना सर, तो मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा कीड़ा था। मैं अपने टीचर से बार बार जाके पूछा था, सर ये आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है। तो सर मुझे बताता ही नहीं था, वो बोलता था सारा सर एंजाइम ही होता है सर। अब सर वो एंजाइम है तो करता क्या है, तो बताइए। तो वो क्या करता है हम आपको बताते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है सर, ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छा कराता है सर। क्या कराता है सर, ट्रांसक्रिप्शन बहुत गजब कराता है सर। वो कैसे कराता है हम आपको बताते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, ये डीएनए के ऊपर जाके सारा चिपक जाता है। क्या करता है, ये डीएनए के ऊपर जाके ना चिपक जाता है। कैसे चिपकता है हम आपको बताते हैं। तो डीएनए के ऊपर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। डीएनए के ऊपर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। कहा होता है, डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। उस पर ही आरएनए पॉलीमरेज बिटवा जाकर क्या करता है, चिपक जाता है। क्या करता है, चिपक जाता है। क्या करता है सर, चिपक जाता है। और वो चिपकने के बाद ना सर कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या करता है, कुछ इस तरीके से हमरा के देखने को मिलता है बाबू, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है सर, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा 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 देखने को मिलता है हमको डीएनए से। ठीक है सर, देखने को तो मिल गया सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। ऐसा दिख रहा है सर, ऐसा डायग्राम बनाए हो सर कि 7 पुस्तकों तक बायोलॉजी तो मैं पढ़ने ही नहीं पा सर, बट जो समझ में आएगा ना सर नेक्स्ट लेवल सर। तो ये डीएनए जाकर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर जाकर चिपक गया। अब चिपकने के बाद क्या करता है सर, अब कोई भी चीज चिपकती है, अब कोई भी चीज ज्यादा चिपकेगी तो कभी ना कभी तो दूर होगी ना। क्या होगी, जब कोई भी चीज ज्यादा चिपकेगी तो कभी ना कभी दूर होगी ना। तो क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज ना बहुत ही ज्यादा जल टुकड़ा इंसान होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जल टुकड़ा इंसान होता है। क्या करता है, बहुत ज्यादा जल टुकड़ा इंसान होता है। इसलिए क्या करता है, आरएनए डीएनए को बीच में फाड़ देता है। यानी कि ये दो जो चिपके हुए लोग थे ना, ये पहली स्ट्रैंड और ये दूसरी स्ट्रैंड जो है ना, ये लोग जो चिपके हुए थे ना उनको अलग अलग कर देता है। यानी ये घर तोड़ने वाला इंसान होता है। क्या होता है सर, घर तोड़ने वाला इंसान होता है। तो ये क्या कर देता है, ये दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देता है सर, अलग अलग कर देता है। क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, अलग अलग कर देता है। अब सर अलग अलग करने तो कर दिया सर। अब सर आपने बोला था कि डीएनए के ट्विस्टेड एंड को अनवाइंड करता है। अनवाइंड का मतलब उलझे हुए लोगों को सुलझा देता है, उलझे हुए धागों को सुलझा देता है। तो अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अनवाइंड का मतलब क्या था, मैंने जो पिछले कहा था कि ये देखो ये क्या है, डीएनए कैसा है, ट्विस्टेड है। क्या है, डीएनए क्या है, ट्विस्टेड है। तो इसको खोलकर यह क्या कर देता है, कुछ इस तरीके से कर देता है। क्या कर देता है, इस तरीके से कर देता है। और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर क्या कर देता है, इन स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। इन स्ट्रैंड को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। इतनी प्रोसेस होती है हमारे किसके अंदर, इनिशिएशन के अंदर। इतनी सी प्रोसेस होती है अपने इनिशिएशन के अंदर होती है। इतनी प्रोसेस क्या होती है, अपने इनिशिएशन के अंदर होती है। कब होती है, जब अपना जल टुकड़ा इंसान यहाँ पर जाकर क्या होता है, 1 सेकंड वापस से नीला मार्कर नीले सर। आपको नीले रंग से बहुत प्यार है सर, नहीं सर हमको नीले रंग से प्यार नहीं, हमको काले रंग से प्यार है सर, क्योंकि हम कलवा है। ठीक है, यहाँ जाकर ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो बॉन्ड होता है तब ये फाड़ देता है, इसको फाड़ देता है। दूध को जैसे नींबू फाड़ता है ना, वैसे आरएनए पॉलीमरेज अपने डीएनए को फाड़ देता है। क्लियर, इतना होता है आपके ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के प्रोसेस के अंदर। क्लियर भाई, क्लियर 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 क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इलॉन्गेशन को स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं सर, इलॉन्गेशन को स्टार्ट करते हैं। अब इलॉन्गेशन के अंदर क्या होता है सर, एक्चुअली क्या होती है, डीएनए की अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जेरॉक्स निकालते हैं। क्या करते हैं अपन, डीएनए की क्या करते हैं, डीएनए की जेरॉक्स निकालते। क्या करते हैं, डीएनए की जेरॉक्स निकालते। क्या निकालते, जेरॉक्स निकालते। अब ये एग्जाम में जाकर मत लिखना बाबू कि डीएनए की जेरॉक्स निकालते, मार पड़ेगी तुमको, बोर्ड वाला काट देगा। जो पहले लिखवाया था ना इतनी बड़ी पोथी, उसको जाकर देखना
बस ये तुम्हारे को समझाने के लिए इतना फालतू चीजें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनोवेशन के अंदर क्या होती है सर, डीएनए की जेरॉक्स होती है। वो कैसे होती है इसको देखते हैं। तो अब क्या होता है, अपना जो डीएनए है, अपना जो डीएनए है वो फटने के बाद में ना सर कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है। क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है। क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है। क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ATG, ठीक है। ए के साथ टी, टी के बाद टी के साथ में कौन पेयर बनाता है सर, टी के साथ में पेयर बनाता है ए, जी के साथ कौन बनाता है सी। कुछ इस तरीके से अपने को डीएनए फटने के बाद में दिखता है। अब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज हटा नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या बना देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बना देते हैं। ये बात किया। अब क्या होता है, अपने न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या फिर पूछ सकते हो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होंगे। पहला तो होगा यूरासिल वाला, दूसरा कौन सा होगा सर, थाइमीन वाला। थाइमीन वाला होता है क्या सर, नहीं होता है सर, एडेनिन वाला। दूसरा कौन सा होगा, ग्वानिन वाला। और तीसरा होगा साइटोसिन वाला। ये क्या होते हैं, अपने फ्री फ्लोटिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होती है, अपने फ्री फ्लोटिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। अब ये फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अपने न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, अपने पास में फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स भी है, और क्या है, अपना डीएनए भी है। यानी कि जेरोक्स करने वाला पेपर भी है, और जेरोक्स मशीन भी है, और जेरोक्स की इंक भी है। क्या है, जेरोक्स पेपर बोल सकते हो, जेरोक्स करने के लिए अपने पास में किताब भी है, जेरोक्स की मशीन भी है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, जेरोक्स की मशीन भी है, और जेरोक्स पेपर भी है, और जेरोक्स की इंक भी है। जेरोक्स पेपर भी है और जेरोक्स करने की इंक भी है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, ध्यान से सुन मेरा भाई। अब क्या होता है, ध्यान से सुन। ये क्या हो गया, अरे सर क्या बना दिया सर आपने, ये सांप जैसा क्या बना दिया। नहीं सर, ये सांप जैसा नहीं बनाया थे हमने। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, अपनी डायग्राम जो है ना वो खुद को सुंदर बनाने के चक्कर में सर बहुत ही ज्यादा फिसल्टी टाइप का बना दिया। नहीं सर, अभी देखिए अभी क्या होता है, इसको देखते हैं सर, ठीक है सर। आपके फेशियल एक्सप्रेशन इतने भद्दे ना सर, देख के ही उल्टी आ जाती है सर, ठीक है, देख के ही उल्टी आ जाती है। नहीं भैया उल्टी मत करो, ये तो किताबें खराब हो जाएंगी, ठीक। क्या होता है, देखो 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 ना, देखो ना, अरे देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना सर। सर क्या ऑफलाइन क्लासेस में भी आप ऐसे ही पढ़ाते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं पढ़ाता, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा सीरियसली होता हूँ, ऐसा जाता हूँ स्टूडेंट के सामने, क्यों रे ज्यादा मस्ती कर रहा है मेरे भाई और बहनों, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हो, सुधा दी जाएगी। ऐसा होता है मैं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि जब ऑफलाइन में जब पढ़ाऊंगा ना तब तो जलवे ही अलग हो गए अपने, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर क्या बना देते हैं, ATGC, ठीक है, TACG, ऐसा दिखता है अपना डीएनए फटने के बाद में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जेरोक्स मशीन जो होती है, यानी कि अपना आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करता है, ये फ्री फ्लोटिंग आरएनए को क्या करता है, ये जो फ्री फ्लोटिंग आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है उनको मैच करवाता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। क्या करवाता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में क्या करवाता है, मैच करवाता है। अब एक बात दिमाग में टोक के रख लो कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए की स्ट्रैंड यूज होगी, या तो ऊपर वाली होगी या तो नीचे वाली होगी, या तो ऊपर वाली होगी या तो नीचे वाली होगी, या तो ऊपर वाली होगी या तो नीचे वाली होगी, नहीं तो किसी की नहीं होगी, ठीक है। तो जो यूज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, और जो यूज नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो यूज होगी उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो यूज नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है और फ्री फ्लोटिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को मैच करवाता है। कैसे मैच करवाता है, अब यहाँ पर टी है, क्या है, डीएनए के अंदर टी न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पर देखो आरएनए के अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो टी के साथ में मैच हो जाएगा, सर ए वाला मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, ए वाला न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। फिर ए के साथ कौन सा मैच होगा, यू वाला होगा। ए के साथ कौन सा होगा, सर टी वाला होगा ना सर, सर टी वाला होगा ना सर। भाई कभी हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। और
न्यूक्लियस के अंदर कौन-से फ्री फ्लोटिंग क्या है, फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स है, आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स है। और आरएनए के अंदर कभी टी देखा है क्या? नहीं देखा है ना भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए के साथ यू आएगा, ए के साथ क्या आएगा, यू आएगा। सी के साथ क्या आएगा सर, सी, जो कि आप बहुत बड़े वाले हो सर, सी के साथ क्या आएगा सर, जी आ जाएगा सर, जी के साथ, सी के साथ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और जी के साथ क्या आएगा सर, सी आ जाएगा, जी के साथ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और जब मैं ये क्या होते हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होते होते क्या होता है आगे जाकर ये आगे और इसको रीड करते जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है अपना एमआरएनए बनते जाता है, अपना एमआरएनए कंटिन्यूअसली बनते जाता है। फिर जब ये बनते जाता है, जब ये बनते जाता है, बनते जाता है आगे आगे क्या बोलते हैं, तो रीड कर करके आगे चलती जाती है प्रोसेस, क्या होती है आगे जाकर चलती जाती है प्रोसेस, क्या होती है चलती जाती है सर, वो घर के सामने से, बट ना वो हमको देखती नहीं सर, हम उसको बहुत देखते हैं बट वो हमको नोटिस ही नहीं करती सर, इसलिए हम ना थक करके अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते सर। ठीक है, तो वो क्या होता है डीएनए के, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये आ गया अपनी जेरॉक्स मशीन, इसको थोड़ा सा इस बार फैंसी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, यहां से अपना एमआरएनए बनते रहता है, एमआरएनए कुछ इस डायरेक्शन में बनते रहता है और यहां से निकलते रहता है, क्या निकलते रहता है, एमआरएनए निकलते रहता है। अब क्या होता है कुछ देर चलने के बाद में क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है, क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है, क्या होता है, टर्मिनेशन रीजन होता है, क्या होता है, टर्मिनेशन रीजन होता है। जब इसको रीड करते करते जब अपना आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन रीजन पर पहुंचता है ना, तब क्या होता है, जो अपनी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हो रही होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस हो रही होती है, वो स्टॉप हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्या होता है, स्टॉप हो जाती है, क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और स्टॉप होने के बाद में क्या होती है, स्टॉप होने के बाद में क्या होता है, अपना डीएनए जो होता है, अपना डीएनए जो होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, जब ये ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगी तो क्या होगा, यहाँ से एमआरएनए अलग निकल जाएगा, एमआरएनए अलग निकल जाएगा, और क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, आरएनए पी जो होगा वो क्या होगा, अलग निकल जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब एमआरएनए बनने स्टॉप ही हो गया सर, तो ट्रांसक्रिप्शन किस बात का, जब एमआरएनए बनने ही खत्म हो गया सर, तो ट्रांसक्रिप्शन किस बात का सर, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गई, खत्म हो गई। जब क्या हुआ, अपना आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे, टर्मिनेशन रीजन पर पहुंच गई। इतनी बात क्लियर, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, टर 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 क्या हो गया आपका, टर्मिनेशन हो गया, क्या हो गया आपका, टर्मिनेशन हो गया। तो देखो अभी हमने क्या देखा, इनिशिएशन भी देख लिया, इलॉन्गेशन भी देख लिया और टर्मिनेशन भी देख लिया। और यहाँ पर क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। यानी कि इतनी प्रोसेस के अंदर, इतनी सारी प्रोसेस के अंदर हमने सिर्फ इतना देखा, इतनी सारी प्रोसेस के अंदर हमने सिर्फ इतना देखा सर, कितना देखा सर, यहाँ पर देखो इतनी बड़ा बनाने के बाद में हमने एक ही चीज सीखी कि अपना जो डीएनए है, अपना जो डीएनए है वो क्या करता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, क्या बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। और इतनी सी प्रोसेस के लिए हमें इतनी सारी पोथी पुराण देखनी पड़ती है, और ये एक्चुअली में होता है भाई अपने बॉडी के अंदर, एक्चुअली में इतनी सारी प्रोसेस होती है, और विद इन अ सेकंड होती है, विद इन अ माइक्रो सेकंड होती है, ठीक है। इसलिए तुम्हारी बॉडी कंटिन्यूअसली वर्क कर पाती है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोलते हैं। आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन तो समझ में आ गया ना, बस यही चाहिए था, समझ में आ गया ना, बस यही चाहिए था। मैंने तुमसे बोला था कि आज का सेशन स्टार्टिंग में ही बोला होगा या नहीं बोला होगा। अब कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पर टिके हुए होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सेशन को छोड़ के चले गए होंगे। तो जो सेशन को छोड़ के गया है जाओ, कोई दिक्कत नहीं अपने को। जो बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो बच्चा अभी भी लगा हुआ है, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके लिए प्रिपेयर किया हो, बस आपने इतना समझाना था। अब आगे की प्रोसेस जो होगी वो बहुत ज्यादा चिंदी हो जाएगी। बस अपने को थोड़ी सी दिक्कत कहा जाएगी, अभी ट्रांसलेशन के अंदर जाएगी, और ट्रांसलोकेशन तो बहुत ही ज्यादा चिंदी है, इसको एक चुटकी में उड़ा दूंगा, बस उसके बाद अपना पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है।
इसको अब अच्छे से लिख लो, ठीक है, लिख लो भाई, समझ में आ गया। पर अभी तक अगर तुम रुके हो तो मुझे बता दो, अपना नाम बता दो कमेंट के अंदर, ठीक है, अपना नाम क्या कर दो, अपने कमेंट के अंदर बता दो। मैं तुम्हारा नाम अगले सेशन के अंदर लूंगा और तुम सभी को एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा अपनी तरफ से। क्या गिफ्ट दूंगा वो भी बताता हूँ। तुम्हारे को क्या चाहिए रहते इस टाइम पर, पीवाईक्यू चाहिए रहते, राइट, और वो भी ऑर्गेनाइज पीवाईक्यू चाहिए रहते हैं। अभी तुम क्या करते हो, पीवाईक्यू ढूंढने के लिए कहाँ जाते हो, पीवाईक्यू ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं, गूगल पे जाते हो या फिर किसी टीचर के पास में जाते हो जो फ्री स्टूडियो से बैठ रहा होता है, या फिर टेलीग्राम पे चले जाते हो। तो टेलीग्राम बोलो, गूगल पर बोलो, या फिर किसी टीचर के पास में तुम्हें क्या मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं। बट कैसे मिलते हैं, पीवाईक्यूज के पेपर मिलते हैं, राइट, पेपर्स मिलते हैं, पुराने पेपर्स मिलते हैं। बट हम क्या करेंगे आप सभी के लिए, अगर आपको सरप्राइज देना ही है मुझे, अगर आप नाम लिखते हो तो आपको पर्सनली मैं कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक लिंक दूंगा। वो लिंक होगी चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पीवाईक्यूज तो होंगे बट वो चैप्टर वाइज होंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, जो कि आपको मदद करेंगे 95% प्लस स्कोर करने के लिए। बट आपको अपना नाम कमेंट के अंदर लिखना होगा कि सर मैं यहाँ तक रुका हूँ। क्लियर क्लियर। और एक बात, मंगलू भाई, ठीक है, इसके प्रीवियस सेशन के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर कमेंट आया था मंगलू भाई का, तो उसने बोला थैंक यू सर। तो भैया मोस्ट वेलकम, बस आपका यही सपोर्ट चाहिए मुझे ताकि अपन आगे बढ़ सके। तो लिखो भाई इसको, तब तक आगे बढ़ते हैं। कोशिका में अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे होती है। मान लो यह हमारी कोशिका है जो सभी जीवित ऊतकों की मूल इकाई है। अधिकांश मानव कोशिकाओं में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के धागे के समान एक लंबी स्ट्रैंड होती है। हिस्टोन नामक प्रोटीन डीएनए के लंबी स्ट्रैंड के बीच कसकर बंधी होती है। साथ में डीएनए के अंदर कई सेक्शन होते हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है। इन जीन्स में प्रोटीन बनाने के निर्देश होते हैं। जब एक जीन ओपन होता है तब आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जीन की शुरुआत से जुड़ता है प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए। जीन में 2 स्टैंड होते हैं, 5 to 3 डायरेक्शन वाला स्टैंड कोडिंग स्टैंड और 3 to 5 डायरेक्शन वाला स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड। केवल इसी टेम्पलेट स्टैंड में अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। जब प्रोसेस की शुरुआत होती है तब केंद्रक में स्वतंत्र रूप से उपस्थित क्षार डीएनए की विविध क्षारों के साथ जुड़ते चले जाते हैं, जैसे एडेनिन का थायमिन के साथ, यूरेसिल का एडेनिन के साथ और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक क्षार होते हैं और यहाँ डीएनए का क्षार स्वतंत्र क्षारों का क्रम निर्धारित करता है। स्वतंत्र क्षारों को आरएनए की क्रमानुसार जोड़ते चले जाते हैं। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। प्राप्त आरएनए मैसेंजर आरएनए कहलाता है। मैसेंजर आरएनए का उपयोग टेम्पलेट के रूप में प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो ट्रांसलेटर में देखेंगे। तो चलो अब ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। अभी अपन ने क्या कंप्लीट किया, ट्रांसलेशन नहीं कंप्लीट किया, अभी अपन ने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट किया। अब अपन स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है सर, अपनी जो लैंग्वेज होती है एमआरएनए के ऊपर की, वो क्या होती है, डिकोड होती है और प्रोटीन बनता है। तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, एमआरएनए डिकोड होता है किसके थ्रू, राइबोसोम के थ्रू, और क्या बनता है अपना प्रोटीन बनता है किसके अंदर, अपने ट्रांसलेशन के अंदर बनता है। अभी जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है सर 3 स्टेप्स के अंदर। पहली होती है 3 स्टेप्स बोला मैंने, कौन सी होती है, पहली होती है इनिशिएशन, दूसरी होती है इलॉन्गेशन और तीसरी होती है अपनी टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स के अंदर क्या होती है, अपनी पूरी की पूरी ट्रांसलेशन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी सर, कंप्लीट हो जाएगी सर। अब इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है। क्या होता है, अपना राइबोसोम होता है। क्या होती है अपनी राइबोसोम, एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है जो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसको प्रोटीन बनाना है तो उसको क्या चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए। और अपना जो अपन ने कॉपी किए थे ब्लूप्रिंट को, वो कहाँ पड़ा है, अपने न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है। तो अपना जो एमआरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ होता है वो ट्रांसलेशन से पहले कहाँ आ जाता है, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है, अपने राइबोसोम के पास में खड़ा होता है क्या, अपना एमआरएनए।
ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, अपना जो राइबोसोम होता है ना, वो क्या होता है, बाइंड हो जाता है किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर बाइंड हो जाता है और फाइंड करता है स्टार्टिंग कोडॉन को। और फाइंड करने के बाद में, स्टार्टिंग कोडॉन को फाइंड करने के बाद में ये जो राइबोसोम है वो सिग्नल भेजता है किसको, टीआरएनए को, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन बोलते हैं। अब इसको समझो, यहाँ पर देखो ये क्या है, अपनी एमआरएनए की स्ट्रैंड है, ये क्या है, पूरी की पूरी एमआरएनए की स्ट्रैंड है। अब मैंने लेक्चर नंबर 5 के अंदर बताया था कि आरएनए के ऊपर क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, आरएनए के ऊपर क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं। तो कुछ स्टार्टिंग कोडॉन्स होते हैं, ये ब्लैक वाले क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन्स है, और कुछ क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं, और तीसरे क्या होते हैं, सेंस कोडॉन होते हैं। अब सेंस कोडॉन से अपनी क्या होती है, कभी भी क्या बोल सकते हो, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कोडॉन से। तो अपना राइबोसोम क्या करता है, उन स्टार्टिंग कोडॉन को ढूंढता है पहले, कहां पर, एमआरएनए के ऊपर। फिर क्या करता है अपना राइबोसोम, उन स्टार्टिंग कोडॉन पर जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्या होता है, स्टार्टिंग कोडॉन के ऊपर जाकर चिपक जाता है, और क्या करता है, टीआरएनए को क्या करता है, सिग्नल भेजता है। टीआरएनए के पास क्या होते हैं, एंटीकोडॉन्स होते हैं, और वो क्या होता है, उस एंटीकोडॉन के रिस्पॉन्स में क्या होता है, उसके पास में अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। फिर क्या होता है, ये जो टीआरएनए है वो क्या होता है, बाइंड होता है एमआरएनए के कोडॉन के ऊपर, किसके साथ में, अपने अमीनो एसिड के साथ में। किसके थ्रू कनेक्ट होता है, एंटीकोडॉन्स के थ्रू कनेक्ट होता है। कहां पर, एमआरएनए के कोडॉन पर। ये क्या हो गया, आपका कोडॉन हो गया, और ये क्या होगा, आपका एंटीकोडॉन हो गया। ये क्या होगा, आपका कोडॉन हो गया, ठीक है। ये नीचे वाली उंगली क्या होगी, कोडॉन होगी, और ये ऊपर वाली उंगली क्या हो गई, एंटीकोडॉन्स हो गई। तो ये कोडॉन और एंटीकोडॉन क्या हो जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर, क्लियर, ठीक है। फिर क्या होता है, अब अपना जो राइबोसोम है, अपना जो राइबोसोम है वो क्या करता है, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। वो कहां बॉन्ड फॉर्म करता है, अमीनो एसिड्स के बीच में क्या करता है, क्या करता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, अपनी अमीनो एसिड की चेन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन बोलते हैं। अब ये होता कैसे, इसको ध्यान से देखना, इसको समझना थोड़ा सा। इसके बाद में मैं एनिमेशन वीडियो प्ले करूंगा, उसको अगर तुम देखोगे तो सारी की सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी, बट यहाँ पर जितना हो सकता है उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो, ये क्या है, आपका राइबोसोम है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। राइबोसोम दो सब यूनिट से बना हुआ होता है, नीचे वाली स्मॉलर सब यूनिट और ऊपर वाली लार्जर सब यूनिट, ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट में क्या होते हैं, 3 रूम होते हैं। क्या होते हैं, लार्जर सब यूनिट में 3 रूम होते हैं। जिस तरीके से फैक्ट्री में अलग अलग सेक्टर होते हैं, वैसे ही अपने राइबोसोम के अंदर क्या होता है, अलग अलग सेक्टर होते हैं। सेक्टर नंबर ए, सेक्टर नंबर बी और सेक्टर नंबर ई। ए सेक्टर के अंदर क्या होता है, अपना जो टीआरएनए होता है वो क्या होता है, आकर अटैच होता है, ठीक है। कहां पर, स्टार्टिंग कोडॉन के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, अपना टीआरएनए क्या होता है, यहाँ पर आके अटैच होता है। फिर जैसे अटैच होता है वैसे ही क्या होता है, अपना राइबोसोम उसको रीड कर लेता है। रीड करने के बाद में आगे भेज देता है। क्या कर देता है, इसको राइबोसोम को आगे भेज देता है। राइबोसोम आगे स्लाइड हो जाता है। फिर राइबोसोम जब आगे स्लाइड होता है तो ये जो क्या बोल सकते हो, टीआरएनए है, पहला वाला टीआरएनए 1 जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। कहां पर, पेप्टाइडल साइड में। पी वाली पेप्टाइडल साइड, ए वाली एक्सेप्टर साइड और ई वाली एग्जिट साइड, ठीक है। पेप्टाइडल साइड में कहां आ जाता है, अपना टीआरएनए 1 आ जाता है। फिर यहाँ पर टीआरएनए 1 में क्या होता है, जब यहाँ पर आ जाता है तब ये जो टीआरएनए 2 है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। कहां आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। और फिर जब यहाँ पर आता है ना, तब क्या होता है, ये वाला इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये वाला जो अमीनो एसिड है वो, सॉरी 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 बाबू, सॉरी बाबू, नहीं बाबू, सही है बाबू, सही है या गलत बाबू, अरे बाबू गलत है बाबू, नहीं भाई, ये वाला अमीनो एसिड इसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है। किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, और फिर आगे चले जाता है। कुछ इस तरीके से प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर दिख रही होगी, दिख रही है क्या, दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, दिख रही है, नहीं बताओ ना भाई, दिख रही है ना, बस यही होता है, ठीक है। फिर आखिरी में क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, स्टॉप कोडॉन के पास में पहुंच जाता है, और फिर क्या होती है, ट्रांसलेशन जो होती है पूरी की पूरी स्टॉप हो जाती है। फिर क्या होता है, पेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है, और राइबोसोम क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। बस ये होती है आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस। अब क्या होगा, आपके सामने एक एनिमेशन की वीडियो प्ले होगी, ठीक है। वहां से आपको क्या होगी, पूरी पूरी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने ये सब क्यों लिखवाया, तो ये आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो इसको आपको अच्छे से एनिमेशन समझिएगा। प्ले करो भैया। अनुलेखन के बाद प्रोटीन बनाने का सेकंड स्टेप होता है ट्रांसलेशन, अनुवाद की प्रक्रिया। अनुलेखन से प्राप्त मैसेंजर आरएनए का विभिन्न सेक्शन में कुछ प्रोसेस की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ भागों का जोड़ना या हटाना शामिल होता है। अनुवाद की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है,
मैसेंजर आरएनए केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, जिसे राइबोसोम कहा जाता है, यह मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाता है। यह वही राइबोसोम है जो हमें कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देते हैं। मैसेंजर आरएनए के द्वारा लाए गए मैसेज को राइबोसोम के द्वारा पढ़ा जाता है, अमीनो एसिड से बनी एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करने के लिए। यहाँ 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड होती है। 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ट्रांसफर आरएनए अणु अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाते हैं। मैसेंजर आरएनए के द्वारा एक बार में 3 क्षारों को पढ़ा जाता है। यह 3 क्षार कोडान कहलाता है। प्रत्येक कोडान एक विशेष अमीनो एसिड को निर्देशित करता है। उदाहरण के लिए यहाँ कोडान ग्वानिन एडेनिन एडेनिन है। यह कोडान ग्लूटेमिक नामक अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है, तो निश्चित ही यह अमीनो एसिड ग्लूटेमिक एसिड ही होगा। जैसे ही ट्रिपल कोडान को पढ़ा जाता है, ट्रांसफर आरएनए संबंधित अमीनो एसिड को छोड़ता चला जाता है। अमीनो एसिड की बढ़ती श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है। एक बार अंतिम अमीनो एसिड जोड़ दिए जाने पर पॉलीपेप्टाइड का एक जटिल 3D आकार में प्रोटीन बनाने के लिए मुड़ जाती है। कोशिकाएं इस प्रोटीन का उपयोग नए ऊतकों, क्षतिग्रस्त ऊतकों के नवनिर्माण में करती है। अब देखो 2 मिनट के अंदर समझाता हूँ ट्रांसलोकेशन क्या होता है। आई होप तुमको ट्रांसक्रिप्शन समझा होगा, ट्रांसलेशन भी समझा होगा। क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन भी समझ गया होगा, ट्रांसलोकेशन भी समझ गया होगा। बोर्ड की मदद से समझाया ही जितना समझा सकता था। अब तुमने एनिमेशन भी देख लिया है। आई होप तुम्हें एनिमेशन की मदद से भी समझ में आ गया होगा। राइट? समझ गया ना भैया? समझ गया। ठीक है, तो अब अपन समझ क्या समझते हैं, ट्रांसलोकेशन को समझते हैं। बस 2 मिनट में समझाऊंगा, बहुत छोटी सी चीज है। देखो, जब अपन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी तो हमने क्या देखा था ट्रांसलेशन के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर कि जो राइबोसोम है वो रीड करते करते आगे बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? एक कोडॉन को रीड कर रहा था, फिर दूसरे कोडॉन को रीड कर रहा था, फिर तीसरे कोडॉन को, ऐसे रीड करते करते आगे बढ़ रहा था। तो वो जब एक कोडॉन का डिस्टेंस कवर कर लेता है अपना राइबोसोम, जब वो देख राइबोसोम क्या किया, रीड करते करते आगे बढ़ रहा था। तो जब उसने पहला कोडॉन रीड किया और दूसरे कोडॉन पर जब गया, यानी कि पहला कोडॉन रीड करके जब दूसरे कोडॉन पर गया, उतने में जितना डिस्टेंस कवर किया अपने राइबोसोम ने, यानी कि उतना डिस्टेंस कवर करने में जितनी मूवमेंट किया, कब? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला था राइबोसोम के मूवमेंट को बाय 1 कोडॉन डिस्टेंस, जब राइबोसोम मूव करता है एक कोडॉन के डिस्टेंस पे, हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब कई बार बुक्स के अंदर एक कोडॉन को 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिखा जाता है, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम कोडॉन कहते हैं। बस इतना ही शायद था आपका ट्रांसलोकेशन। क्या था आपका? ट्रांसलोकेशन था। आई होप आपको ट्रांसलोकेशन भी समझ में आ गया हो। इसके ऊपर ज्यादा जान फूकने की जरूरत नहीं है। इसका भी एनिमेशन तुम देख चुके हो, देख चुके हो भाई, देख चुके हो ना? हाँ, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें देता हूँ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, वैसे तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर में भी पूछेगा, नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमने क्वेश्चन समझ लिए हैं, ठीक है, अगर तुमको ये क्वेश्चन समझ रहे हैं या फिर बन रहे हैं, तो इतनी बात समझ लो कि तुमने सेंट्रल डोग्मा के ऊपर मास्टरी कर ली है। पहला क्वेश्चन, in transcription in which step actual DNA copy process take place? इसका आंसर तुम्हें यहां देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, 1 सेकेंड, होमवर्क के लिए निकाल के रखा मैं तुम लोगों के लिए अलग से। ठीक है, क्या डीएनए और एमआरएनए के ऊपर कोडॉन होते हैं? If mRNA has codon, then
DNA has also codons. इसका आंसर तुम्हें देना है, इसका आंसर तुम्हें देना है ट्रू और फॉल्स के रूप में, ठीक है। और तीसरा इन ट्रांसलोकेशन ब्लैंक डिस्टेंस कवर्ड बाय राइबोसोम। और चौथा क्वेश्चन दे देता हूं मैं तुम्हें, किससे रिलेटेड देखिए, ट्रांसलोकेशन से, सॉरी ट्रांसलेशन से लेते हैं। द एक्चुअल प्रोटीन synthesis process occur in which step of central dogma? अगर ये चार क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर लिए तो इतना बात दिमाग में फिट कर लेना कि तुम्हें सेंट्रल डोग्मा अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये चार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस है, वो क्या बोला मैंने, ये चार क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है बंदा तभी सॉल्व कर सकता है जब उसको सेंट्रल डोग्मा अच्छे से समझ में आया, राइट। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हालांकि एक चीज मैंने तुम्हें नहीं बताई, ठीक है, जो कि तुमने एनिमेशन के अंदर देख लिया, तो सुनो क्या नहीं बताया मैंने। देखो जब पेप्टाइड की चेन बन जाती है तो वो क्या होता है आगे जाकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चेन बन जाती है, जो कि फर्दर जाके प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? फर्दर जाके प्रोटीन बन जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है अपना सेंट्रल डोग्मा खत्म, और अपने चैप्टर का पार्ट 1 भी खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। जो अपना हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंज का अपना पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल से अपन इवोल्यूशन के आगे तरफ बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि कुछ बच्चे लेक्चर छोड़ के गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बोरिंग था, बहुत ज्यादा लेंथी सेशन भी था, ठीक है। बट जितनी कोशिश हो सकती थी एनिमेशन और इसकी मदद से, दोनों की मदद से समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। अगली कल से अपन इवोल्यूशन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो इवोल्यूशन से बढ़ने से पहले आपको अब तक के जितना भी हमने पढ़ा है उसकी पूरी की पूरी डीपीपी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहां से जाकर पूरी की पूरी डीपीपी आपको लगानी है। डीपीपी लगानी है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे। आपको बड़े बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बस टिक टिक करते जाना, बस आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है। बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हुए चलना, और एक चीज आपको बुक को अच्छे से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। हालांकि अगर आपके पास में गाइड हो तो गाइड से एक बार सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है, रीड नहीं करने होते, आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तुम्हारे दिमाग के अंदर कितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्यों ना हो जाए, बट अगर स्टिल तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लिखना नहीं आता तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता। क्या बोला मैंने? अगर तुम्हें स्टिल बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लिखना नहीं आता, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने भी क्रिस्टल क्लियर क्यों ना हो जाए, अगर तुम्हें आंसर अच्छे से लिखना नहीं आता तो तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कुछ भी नहीं आता, तुम्हें सिर्फ ठेंगा ही मिलने वाला है। इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लिख कर, बोर्ड एग्जामिनेशन में अंदर जाने से पहले। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं, और जिन बच्चों को लेक्चर समझ में आया हो तो आपको बताया था मैंने, अपना नाम कमेंट में लिख देना, कल सेशन के अंदर आपको गिफ्ट मिलेगा। चलो तो बाय बाय, गुड नाइट बच्चा पार्टी।